बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2 ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। सो लास्ट क्लास में हमने जहाँ तक डिस्कस कर लिया था वो टॉपिक था हमारे पास एवापोरेशन, कि हमारे पास एवापोरेशन या फिर हमने ये पढ़ा था कि हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है। इस चीज़ को मैं दोबारा से थोड़ा सा बता देती हूँ कि हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, कि हमारे पास वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि हमारे पास क्या हो, रिक्वायर हो, किस लिए, टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ लिक्विड, कोई भी लिक्विड हो उसका 1 ग्राम टू कन्वर्ट इनटू अ गैसियस स्टेट। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन, जिसको मैंने आपको दूसरी बात क्या बताई थी कि इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास जो है वो कूलिंग इफेक्ट भी जनरेट होता है और ये थर्मो रेगुलेशन में इस्तेमाल होता है। थर्मो रेगुलेशन का मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ द टेम्परेचर या रेगुलेशन ऑफ द टेम्परेचर विद इन अ रेंज। उसके बाद मैंने आपसे ये बताया था कि हीट ऑफ वेपराइजेशन जो वाटर की होती है वो हमारे पास 574 किलो कैलोरीज होती है। उसके बाद हमारे पास जो है ये कूलिंग इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस करता है, ये बात मैंने आपको एक पिक्चर से बताई थी कि हमारे पास क्या होता है कि जब सरफेस पे मॉलिक्यूल्स, जब हमारे पास हीट जा रही होती है किसी भी सिस्टम में, भले वो इन्वायरमेंट से आ रही हो या वो बॉटम से आ रही हो, तो हमारे पास क्या होता है कि जो वाटर कंटेंट होता है ना उसकी कॉन्स्टेंटली हीट जो है वो बढ़ती जाती है। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है तो मॉलिक्यूल क्या करते हैं, सारी हीट सरफेस मॉलिक्यूल्स को दे देते हैं और सरफेस मॉलिक्यूल्स की जब टेम्परेचर 100 डिग्री से राइज़ कर जाता है तो क्या होता है, ये सरफेस मॉलिक्यूल्स एवापोरेट हो जाते हैं उस टेम्परेचर को लेके, तो बाकी बचे हुए वाटर के अंदर क्या हो जाता है, टेम्परेचर नॉर्मलाइज हो जाता है। फिर थर्ड हमारे पास हेडिंग है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन्स। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन्स क्या होता है कि जब भी हम कोई भी बड़ा सा ऑयल का एक ड्रॉप जो है वाटर के अंदर डालते हैं और उसके बाद जो है उसे हम स्टेयर करते हैं, मतलब हिलाते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है कि वो जो ऑयल का एक मॉलिक्यूल था या एक ड्रॉप था वो कन्वर्ट हो गया लार्ज नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, लेकिन वो डिज़ोल्व नहीं होता। अब होता पता है क्या है, जो लिपिड होती है ना उसकी एक चेन ऐसी होती होगी, है ना, ये जो सर्कल बना रही है और इसमें इनके कार्बन चेन है, ठीक है, तो इस तरीके से एक चेन होती होगी और ये वाली जो चेन होती है ना ये लिपिड्स की, ये होती है नॉन पोलर, ठीक। तो वाटर जो होता है वो हमने, अगर आपने पिछली क्लास ली है तो आपको ये पता होगा वाटर क्या है, वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। जब भी कोई नॉन पोलर पोलर में डिज़ोल्व होता है तो क्या होता है हमारे पास कि ये अनलाइक है, तो हमने कहा, हमें ये बात पता है कि लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, जो जैसा होगा वो वैसे को अपने अंदर हल करेगा। अगर ये नॉन पोलर है तो ये पोलर में कभी भी डिज़ोल्व नहीं होगा। अब होगा क्या कि जो वाटर है उसमें जाते ही ये जो कार्बन की चेन थी ये पानी से कम होने के लिए, मतलब कम इसका एक्सपोजर हो वाटर से, तो ये एक सर्कल नुमा स्ट्रक्चर बना लेती है ताकि ये क्या हो जाए, जब ये पूरा सर्कल हो तो बीच में तो पानी नहीं होगा, बस साइडों से पानी आएगा। बनिस्बत अगर ये खुली होगी तो यहाँ भी पानी से एक्सपोजर, यहाँ भी पानी से, यहाँ भी पानी से एक्सपोजर, तो हर जगह पानी से एक्सपोजर होगा इन ओपन चेन। लेकिन जब क्लोज चेन हो जाएगी तो वो पानी से जो हमारे पास के पानी के साथ इसका एक्सपोजर कम से कम हो उसके लिए ये क्या करेगी, एक ड्रॉपलेट की फॉर्म अख्तियार कर लेती है। तो इस तरह बहुत से छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। इसी चीज़ को हम कहते हैं कि वाटर में प्रॉपर्टी है क्या बनाने की, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ वाटर टू coalesce oil drops into the large droplets। द वाटर मॉलिक्यूल हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्यों बनती है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो कि हमारे पास डिस्ट्रॉय हो जाती है हाइड्रोफोबिक ऑयल्स की वजह से, और फिर न्यू बॉन्ड्स बन जाते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है खुद के साथ और फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है वो क्लम्प अप हो जाते हैं। सिंपल सी बात है कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एक पोलर है, वो नॉन पोलर के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता। जैसे कोई नॉन पोलर डिजोल्व होगा तो उसकी बॉन्डिंग तो थोड़ी देर के लिए टूटेगी, ज़ाहिर है स्पेसेस बनेंगे ना, अगर पूरे वाटर मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर पूरा वाटर है और उसके अंदर स्पेस नहीं बनाएगा वो, तो कैसे कोई ड्रॉपलेट उसके अंदर आएगा। तो इसलिए थोड़े थोड़े स्पेस बनाता है और तोड़ के नई बॉन्डिंग बनाता है अपने में, लेकिन इसे डिज़ोल्व नहीं करता, इसे नहीं तोड़ता। हमेशा याद रखिएगा, सिर्फ वाटर में वो चीज़ें डिज़ोल्व होती है जो कि डिसोसिएट हो जाती है आयंस में। जैसे कि अगर हम बात करें कि सोडियम क्लोराइड हमने पानी में डाला, तो क्या हुआ, मेरे पास जो सोडियम है वो Na+ बन गया और जो मेरे पास क्लोराइड है वो क्या बन गया, Cl-। तो ये डिसोसिएट हो गया इनटू आयंस। पर नॉन पोलर जो होते हैं वो कभी भी डिसोसिएट नहीं होते आयंस के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है आयनाइजेशन ऑफ वाटर। आयनाइजेशन ऑफ वाटर क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हमारे पास अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। और ये वाला जो प्रोसेस होता है ये क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। कैसे रिवर्सिबल होता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये भी हम अभी ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल है, जैसे ही वो हमारे पास उसमें कोई आयन आएगा या कोई भी हमारे पास ऐसी चीज़ आएगी जिसमें डिज़ोल्व होगी, तो वाटर क्या करेगा, अपने कंपोनेंट्स में टूट जाएगा, H+ एंड OH-। और ये चीज़ हमारे पास क्या होती है, कम्प्लीटली रिवर्सिबल है, ठीक है। कंडीशंस, कुछ कंडीशंस ऐसी होगी जिसके अंदर हमारे पास ये नॉर्मलाइज आ जाएगी, ठीक है, सॉरी वापस से वाटर बना देगी। अब ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। सेकंड चीज़ क्या है, ये एम्फोटेरिक नेचर शो करती है। ये बात कैसे एम्फोटेरिक नेचर शो करती है, देखो हमारे पास एम्फोटेरिक का मतलब क्या है, एम्फोटेरिक का मतलब है बोथ एसिडिक एंड बेसिक। तो एक सब्सटेंस दो करेक्टरिस्टिक्स कैसे शो कर सकता है, सिंपल सी बात है। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ एसिड, तो एसिड क्या है आपके जहन में, तो अगर हम अपनी बायोलॉजी के हवाले से बात करें, वैसे तो एसिड्स की बहुत सी डेफिनेशंस हैं, लेविस बोरे थ्योरी आई थिंक करके कुछ है केमिस्ट्री में। तो इस तरह से हमारे पास एसिड जो है उसमें हमारे पास जो बायो में कॉन्सेप्ट है कि टेंडेंसी होती है किसी भी सब्सटेंस की, टेंडेंसी टू लॉस H+ आयंस। तो जो सब्सटेंस H+ आयंस को लॉस कर सकता है उसे हम लोग क्या मान लेते हैं कि इट इज़ एन एसिड। एंड अगर एनी सब्सटेंस जो कि हमारे पास बेस क्या होता है, जो कि एक्सेप्ट करता है H+ आयन को, ठीक है। और दूसरी टर्म्स में हम उसे OH भी कह सकते हैं कि OH जो है इज़ अ बेस टर्म। तो अगर मैं देखूँ वाटर में, तो वाटर में H+ भी होता है और OH- भी होता है। तो ये क्या करता है, ये एक एम्फोटेरिक नेचर शो करता है कि वाटर जो है वो हाइड्रोजन आयन को लॉस भी कर सकता है और OH आयन भी प्रोड्यूस करता है। एम्फोटेरिक नेचर है। सेकंड चीज़, इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, ये हमारे पास बफर में इस्तेमाल होता है। अब आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ बफर, ठीक है। देखो बफर से पहले आपको एक और कॉन्सेप्ट आना चाहिए जो कि है हमारे पास पीएच का कॉन्सेप्ट। पीएच हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कंसंट्रेशन, लोग कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन होती है, ठीक है। लोग कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस, ठीक है, माइनस लोग कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस। तो हमारे पास पीएच असल में है क्या कि कोई भी सिस्टम, कोई भी चीज़ एसिडिक है या बेसिक है, ये आपको कौन बताता है, किसी भी सब्सटेंस की पीएच बताती है। पीएच स्केल होता है 0 to 7, जो होता है वो हमारे पास होता है एसिडिक, जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, और आफ्टर 7 to 14 जो है वो मेरे पास आती है बेसिक नेचर, ठीक है। तो हमारे पास कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है या फिर हमारे पास न्यूट्रल है, ये उसकी पीएच ही हमें बता रही होती है। अब इसका फ़ायदा क्या है, क्योंकि हमारे पास कुछ रिएक्शंस होते हैं जो कि एसिडिक इन्वायरमेंट में होते हैं और कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कि बेसिक इन्वायरमेंट में होते हैं। अब जो रिएक्शन एसिडिक इन्वायरमेंट में होते हैं वो कभी भी बेसिक इन्वायरमेंट में नहीं हो सकते। जैसे कि हमारे पास एक अमाइलेज हार्मोन है, ठीक है, हमारे स्लाइवा में अमाइलेज होता है। अब जो अमाइलेज है उसका काम क्या है कि वो हमारे पास क्या कर रहा है, डाइजेशन कर रहा है ऑफ द लिपिड्स, ठीक। और सॉरी, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन जो है वो अमाइलेज कर रहा है, एग्जाम्पल। अब वो अमाइलेज जो कि हमारे स्लाइवा में है वो अल्कलाइन इन्वायरमेंट में, थोड़ा सा माउथ में कोई एसिडिक इन्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूँ पेप्सिन की, पेप्सिन जो एक हार्मोन, एक एंजाइम है, आई एम रियली सॉरी अगर मैंने हार्मोन बोला, एंजाइम्स। हमारे पास जो एंजाइम है अमाइलेज, वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करवा रहा है। और हमारे पास सेकंड एंजाइम है पेप्सिन जो कि हमारे पास स्टमक में, और स्टमक में वो क्या करता है, प्रोटीन की डाइजेशन करता है। अब जो पेप्सिन एंजाइम है वो एक हाईली एसिडिक पीएच पे काम करता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में करता है। इट्स मीन कि उसकी जो पीएच है वो अबाउट 1 से लेके 2 की रेंज में होगी। तो ये चीज़ें होती हैं कि पीएच जो है वो हमारे पास ज़रूरी होती है
कि हमारे पास कोई रिएक्शन उस टेरिटरी में या उस एरिया में हो पाएगा या नहीं। फर्स्ट थिंग व्हाट इज़ बफर। सेकंड चीज़, अब देखो अगर कोई पीएच है किसी चीज़ की तो उस पीएच को मेंटेन भी होना पड़ेगा। एग्जाम्पल है कि अगर आपने अपने स्टमक के अंदर कोई बेसिक चीज़ खा ली, ठीक है, बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ खा ली, अब उस बेसिक चीज़ को खाने के बाद भी आपके स्टमक की पीएच चेंज नहीं होनी, बिकॉज आपकी प्रोटीन डाइजेशन और कहीं नहीं होगी अगर स्टमक में पेप्सिन ना हुआ। तो अब जो आपके पास एक सिस्टम है जो कि आपकी चेंज इन पीएच को रेजिस्ट करता है। ये क्या है, ये रेजिस्ट करता है किसको, चेंज इन पीएच को, चेंज इन पीएच। तो इस चीज़ को हम कहते हैं बफर। बफर क्या होते हैं, वो सब्सटेंसेस जो चेंज इन पीएच को रेजिस्ट करें, उन तमाम चीज़ों को हम क्या कह देते हैं, दे आर द बफर्स। अब वाटर कैसे बफरिंग करता है, जैसे कि मैं बोलूँ मेरे पास H पॉजिटिव और OH नेगेटिव है वाटर में, ठीक है, मैंने बहुत सारा क्या डाल दिया, मैंने बहुत ज़्यादा डाल दिया सोडियम आयन, ठीक है, बॉडी में, या मैं कह देती हूँ मैंने डाल दिया बॉडी में HCl, ठीक। अब HCl जैसे मैंने बॉडी के अंदर डाला तो जाहिर है ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक। तो अब इस एसिड को जो है, अब इस एसिड ने जो है वो बॉडी की पीएच कर दी होगी 1 से लेकर 2 तक, ठीक, हाईली एसिडिक है ना। लेकिन वाटर क्या करेगा, और बफर का काम क्या होता है, बफर देखता है कि यार देखो ये तो एसिड आ गया, अब मैं क्या करूँ, तो ये क्या करेगा, ये इसको जोड़ेगा, तो ये HOCl बना देगा। रिएक्शन के बाद क्या बना देगा, HOCl, और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। अब ये जो HOCl है ये भी एक एसिड है, ठीक है। इनफैक्ट ये एक एग्जाम्पल है, लेकिन आपके पास ज़रूरी नहीं है हर बार HCl हो, मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। जब भी कोई एसिड जाएगा तो क्या होगा, वाटर उसको इस तरीके से मिलेगा कि इसके नतीजे में जो दूसरा एसिड बनेगा वो क्या होगा, थोड़ा वीक होगा, और उसकी वजह से चेंज इन पीएच सिर्फ 3 to 4 होगी, या फिर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 1 to 2 पॉइंट्स में चेंज आएगा। जैसे अगर एग्जाम्पल नॉर्मल पीएच थी हमारे पास 5, ठीक, तो HCl ने उसे 1 to 2 पे कर दिया, लेकिन ये उसको 3 to 4 पे रखेगा, तो चेंज तो आएगा, नॉर्मल सी बात है, पर ये चेंज इतना जो है वो डेंजरस नहीं होगा, बिकॉज इसके मुकाबले में डेंजरस तो ऑब्वियसली होगा क्योंकि पीएच चेंज हो रही है तो बॉडी के अंदर रिएक्शंस जो हैं वो इफ़ेक्ट हुए होंगे, लेकिन इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा जितना कि हमारे पास इनिशियल लेवल पे जो एसिड था उसकी वजह से था। इसी तरह हमारे पास कोई बेस होगा, जैसे कि अगर हम ले लें OH प्लस कर लें, इसमें क्या चीज़ प्लस कर लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या होगा मेरे पास, अच्छा यहाँ पे तो सेम चीज़ ही बन जाएगी। चलें हम कोई दूसरा बेस ले लेते हैं। वाटर डाला हमने, आई थिंक ये एग्जाम्पल आपके लिए क्लियर है। अगर इसके अलावा भी कोई एग्जाम्पल की अगर नीड हुई तो आप मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आपको दोबारा से वो थोड़ी छोटी सी बता दूंगी, वरना इतनी नीड नहीं है, वो बहुत अलग कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, हम अपने टॉपिक से काफ़ी डाइवर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आपको ये चीज़ समझ आ गई कि हमारे पास एम्फोटेरिक नेचर क्या है। व्हाट इज़ बफर, बफर इज़ अ सब्सटेंस दैट रेजिस्ट चेंज इन पीएच, ठीक है। व्हाट इज़ पीएच, द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ एनी सिस्टम इज कॉल्ड एज पीएच, विच इज़ माइनस log ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस। सेकेंड है हमारे पास व्हाट इज़ एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर जो है ये आपका पूरा इंटर में पीछा नहीं छोड़ेगा, आपके आपके केमिस्ट्री में भी आएगा, आपके बायो में भी ये बात आएगी। तो व्हाट इज़ एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। देखो हमारे पास ना ये डिफरेंट चीज़ है कि हमारे पास जो वाटर है वो हमारे पास बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर मेरे पास 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर है, ठीक है, तो मेरे पास वाटर जो है वो एक्सपेंड करेगा और उसकी डेंसिटी कम होगी, जबकि 0 डिग्री के बाद वो एकदम से जो है वो एक्सपेंड करने लग जाएगा। कैसे होगा ये, देखो टिल 4 डिग्री या उससे नीचे तक हमारे पास क्या होगा कि वाटर को जब हम लोग उसका टेम्परेचर कम करेंगे, उसे कूल करेंगे, तो वो क्या होगा मेरे पास, वो मेरे पास सिकुड़ेगा, ठीक है। इट्स मीन के हमारे पास अच्छा, तो होता ये है हमारे पास कि जो सब्सटेंस होते हैं उनकी करेक्टरिस्टिक ये होती है कि हमारे पास जैसे ही अगर मैं किसी चीज़ का टेम्परेचर कम करूँ, ठीक है, अगर नॉर्मल सब्सटेंसेस, अगर मैं सब्सटेंस की किसी की बात करूँ, तो जब हम उसका टेम्परेचर कम करते हैं तो वो क्या होता है, वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होता है,
ठीक। लेकिन वाटर की क्या ख़ास बात है कि देखो, वाटर का अगर मैं अभी अपने एनवायरनमेंट की बात करूँ तो मेरे पास अबाउट 30 डिग्री में ले लेती हूँ, 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो चल रहा है, तो मेरे पास यही टेम्परेचर वाटर का होगा अगर वो इन्वायरमेंट में पड़ा हुआ है। तो जब मैं इस वाटर को कूल करूँगी तो टिल 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इट्स मीन के अगर मैं पानी को जो है ठंडा कर रही हूँ 30 डिग्री से 4 डिग्री तक, तो वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगा कि अगर एग्जाम्पल मेरे पास इतना भरा हुआ पानी है तो एट 5 डिग्री सेंटीग्रेड पानी के अंदर की मॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़ी ज़्यादा हो जाएंगी और पानी थोड़ा सा कम लगेगा, बिकॉज वो थोड़ा सा क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मॉलिक्यूल्स आपस में करीब आ रहे हैं। ठीक। लेकिन बाद में क्या हुआ, आफ्टर 4 डिग्री, जैसे ही 4 डिग्री के बाद मज़ीद टेम्परेचर कम होगा, वाटर इज़ स्टार्ट टू एक्सपेंड, पानी एक्सपेंड हो जाएगा। पहले इतना था, अब इतना है। यही वजह है कि जब आप बोतल वगैरह में पानी भर के रखते हो, हालांकि वो बिल्कुल टिल माउथ फिल नहीं होता, लेकिन जब बर्फ़ बनती है तो वो बिल्कुल मुंह तक आ रहा होता है और ढक्कन भी स्टिक हो जाता है और बिल्कुल पानी नहीं निकल रहा होता, बिकॉज़ वो पूरा भर के सामने आगे तक आ जाता है। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज़ ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि कोई पानी अंदर बोतल के साइडों से चला गया या ऐसा कुछ, बल्कि असल में क्या हुआ कि 4 डिग्री से कम टेम्परेचर में पानी का एक एनोमलस बिहेवियर है कि वो क्या कर जाता है, वो एक्सपेंड कर जाता है, तो इसीलिए हमारे पास ये वाला बिहेवियर हुआ था। ठीक। इट मेक्स द लाइफ पॉसिबल। अच्छा, व्हाट इज़ द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फिनोमिना? अब होता क्या है कि हमें पता है कि इन दी नॉर्दर्न पोल्स, ठीक है, नॉर्थ पोल्स जो होते हैं, पोलर एरियाज जो होते हैं जहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पे टेम्परेचर अबाउट माइनस डिग्रीज़ में जाता है, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पे लेक्स होती है ना, लेक्स होते हैं या हमारे पास रिवर्स होते हैं या हमारे पास सी होता है। तो उस एरिया में अगर ये पूरा सी है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये फ्रीज़ हो जाएगा अगर माइनस डिग्री टेम्परेचर है, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो वाटर फ्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। अब होता ये है कि उस वाटर के अंदर क्या होगी, मछलियाँ होंगी, उसमें इक्वेटिक लाइफ होगी, है ना। तो अगर ऐसा होता कि पूरा पानी जम जाता तो इक्वेटिक लाइफ तो वहीं ख़त्म हो जाती। पर अल्लाह ताला ने इतना अच्छा निज़ाम बनाया ये चीज़ कि हमारे पास क्या होता है कि वाटर जब भी हमारे पास फ्रीज़ होता है तो वो वाटर क्या करता है, वो सरफेस पे आ जाता है। ऐसा सरफेस पे क्यों आता है? बिकॉज आफ्टर 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर स्टार्ट टू एक्सपेंड होने का मतलब है कि उसका क्या हो रहा है, उसका एरिया बढ़ रहा है। इट्स मीन कि हमारे पास अगर डेंसिटी की बात करूँ तो डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास पर वॉल्यूम के बराबर होती है। अगर उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, इट्स मीन कि उसकी डेंसिटी कम हो रही है, और जब भी किसी चीज़ की डेंसिटी कम हो तो वो सरफेस पे आ जाती है। अगेन मैं बताती हूँ, जब वाटर बिलो 4 डिग्री मज़ीद कूल होता है तो उसका जो सरफेस एरिया है वो एक्सट्रीमली बढ़ने लग जाता है, वो एक्सपेंड करता है मैक्सिमली, तो क्या होता है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। इसीलिए आइस जो है वो लेस डेंसर है देन वाटर, इसीलिए जो बर्फ़ होती है वो पानी पे तैरती है। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया बनिस्बत या कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है वाटर से। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, सारी की सारी आइस जो है वो सरफेस पे आ जाती है और नीचे का पानी जो है, अब होता क्या है कि अगर बर्फ़, ये वाली बर्फ़ आ गई, उसके नीचे पानी थोड़ा सा ठंडा होगा, उसके नीचे वाला और थोड़ा सा कम ठंडा होगा, फिर और कम ठंडा होगा और नीचे वाला पानी फिर गर्म ही होगा। तो सारे के सारे एक्वेटिक एनिमल खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जो है सर्दी के मौसम में भी नीचे गुजार सकते हैं। पर अगर ऐसा ना होता तो सब के सब क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का अगर मैं आपको पहले थोड़ा सा इनिशियल स्ट्रक्चर दूं, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, मेरे पास शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हमारे पास शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसकी हमने फर्स्ट क्लास में मैंने आपको थोड़ा सा इसके चार्ट के बारे में बताया था कि कार्बोहाइड्रेट में मेरे पास क्या होती है, मोनोमर्स होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मोनोसेक्राइड, और हम इसे कहते हैं मोनोसेक्राइड होती हैं। ठीक है, उसके बाद मेरे पास ओलिगोसेक्राइड थी, उसके बाद मेरे पास है सॉरी पॉलीसेक्राइड। ठीक है, मैंने कहा था मोनोसेक्राइड में मेरे पास सिंगल यूनिट्स होती हैं। ठीक, ओलिगो में 2 से लेकर 10 मोनोमर्स होते हैं, मोनोसेक्राइड्स होते हैं, जबकि जब मोर देन 10 मोनोसेक्राइड आपस में मिलके तो हमारे पास इससे लंबी चेन होती है, जब तो क्या बनता है, मेरे पास पॉलीसेक्राइड बनता है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अभी के लिए मुझे आपको एक कॉन्सेप्ट देना है जो कि अगर आपको एक बार में समझ आ जाए सो यू आर एन एक्सीलेंट स्टूडेंट। सो स्टार्ट करते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट ये है कि जो मोनोसेक्राइड है ना, ये है तो सिंगल यूनिट,
जो कि मज़ीद हाइड्रोलाइज मज़ीद सेपरेट नहीं हो सकती। लेकिन इस सिंगल यूनिट की, देखो ये सिंगल मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये एक सिंगल मॉलिक्यूल है, लेकिन इसकी क्लासिफिकेशन है ऑन दी बेसिस ऑफ कार्बन नंबर, बेसिस ऑफ कार्बन नंबर्स। इट्स मीन दैट कि अगर 1 कार्बन है तो उसे सॉरी 1 कार्बन नहीं होता, 3 कार्बन से स्टार्ट होता है तो वो मेरे पास है ट्रायोज। अगर 4 कार्बन है तो वो मेरे पास है टेट्रोज। अगर 5 कार्बन है तो वो मेरे पास है पेंटोज शुगर है, पेंटोसेक्राइड है, ठीक है। अगर 6 है तो वो मेरे पास है हेक्सोज, 7 है तो वो है हेप्टोज। इट्स मीन कि ये सब के सब तो मोनोसेक्राइड हैं, लेकिन ये मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल्स में कार्बन नंबर जो होता है वो डिफ़र करता है, ठीक है। नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स जो हैं वो डिफ़र करते हैं, जिसकी वजह से हम उसका नाम भी चेंज कर देते हैं। तो जब आप ये चीज़ पढ़ेंगे यहाँ पर, तो यहाँ आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये हाइड्रेटेड कार्बन है, मतलब कि कार्बन के अंदर पानी मिला हुआ है। अगर आप इसका फॉर्मूला देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला होता है CnH2nOn। वो तो उनका ये कहना था कि देखो अगर मैं n की जगह 1 रख दूँ, एग्जाम्पल, वैसे ऐसा होगा नहीं क्योंकि 3 से स्टार्ट होता है, तो CH2O बनेगा, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, 2 1 2। तो ये कह रहे हैं कि कार्बन के साथ पूरा वाटर का रेशो आता है, मतलब कि कार्बन इज़ हाइड्रेटेड मीन पानी पिया हुआ। हम कहते हैं ना तुम्हें डिहाइड्रेशन हो गई है, तो इट्स मीन कि कार्बन इज़ हाइड्रेटेड। तो कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अटैच हुआ है, इट्स सेम रेशो एज इन दी वाटर, एज 2:1, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड कार्बन भी कहते हैं। ये चीज़ें आपके MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे हमारे पास क्या है कि इसमें हमारे पास कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है CnH2nOn। उसके बाद हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल होते हैं, या फिर हमारे पास कार्बोनाइल और एल्डिहाइड और कीटोन्स। अब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्या होते हैं और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स क्या होते हैं, ये भी थोड़ा सा समझ लें आप लोग। देखिए, अगर मैं एक बात करूँ ना शुगर की, क्योंकि शुगर ही आल्सो अ कार्बोहाइड्रेट ना, तो अगर मैं शुगर की बात करूँ तो शुगर, या मैं बात कर रही हूँ कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट 2 तरह के होते हैं, या तो वो एल्डिहाइड होंगे उनका फंक्शनल ग्रुप, या तो वो कीटोन होंगे। अगर आपने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री पढ़ी है तो आपको ये पता होगा कि एल्डिहाइड क्या होता है, CHO ग्रुप होता है, और कीटोन क्या होता है, मेरे पास CO ग्रुप होता है, और दोनों साइड हमारे पास जो है वो बॉन्ड साइड्स होती हैं जहाँ पे अटैच हो सकते हैं दूसरे कंपाउंड्स। तो अगर मेरे पास एल्डिहाइडिक शुगर भी हो सकती है और कीटोनिक भी, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, कार्बोनाइल, या हमारे पास हाँ कार्बोनाइल ग्रुप्स होते हैं, या पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं, ठीक। वो पॉलीहाइड्रोक्सी क्यों कह रहे हैं तो वो मैं आपको आगे जाकर स्ट्रक्चर में समझा दूँगी। तो हमारे पास आयोपैक सिस्टम के अंदर क्या कहते हैं कि ये हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होते हैं, एल्डिहाइड भी होते हैं और कीटोन भी होते हैं। मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट से आता है, बिकॉज जो इनकी जो सिंथेसिस होती है वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह वो मेटाबॉलिक पाथवे के दौरान बनते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक। जैसे कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज बनता है, और हम क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स से फूड लेकर फिर उससे जो है यूटिलाइज़ करते हैं, या डायरेक्टली प्लांट सोर्स से ग्लूकोज ले रहे होते हैं, शुगर ले रहे होते हैं, हम डायरेक्टली सिंथेसाइज नहीं कर सकते बिकॉज वी आर हेटेरोट्रॉफ। दे आर स्वीट इन टेस्ट। कार्बोहाइड्रेट जो होती है उसके मोनोसेक्राइड जो होते हैं वो स्वीट इन टेस्ट होते हैं, सारी शुगर स्वीट इन टेस्ट नहीं होती, ठीक। अब शुगर जो है वो स्वीट इन टेस्ट है, कार्बोहाइड्रेट मोस्टली, तो इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, सैक्रम, और या फिर हमारे पास सेक्राइड्स। उसके बाद हमारे पास आता है कि अबंडेंट इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। इस सब ऑर्गेनिज्म में जो है वो अबंडेंट है। लाइक सेलुलोस, जैसे कि हमारे पास जो सेलुलोस है वो प्लांट में पाया जाता है हर सेल के बाहर, तो वो मोस्ट अबंडेंट है। और उसके अलावा स्टार्च होती है, पेपर होता है, तो ये सारे, उसके अलावा स्टोर फूड होती है, जैसे कि किसमें, सेरिब्रल ग्रेन्स में, सीरियल ग्रेन्स में, ट्यूबर्स में, शुगर केन्स में। इट प्ले बोथ स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल भी करते हैं। स्ट्रक्चरल रोल क्या होता है, अगर ये सेलुलोज है तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर में हेल्प कर रहा होगा, स्टिफनेस या हार्डनेस दे रहा होगा, सेल की शेप मेंटेन हो रही होगी। लेकिन अगर ये कोई अगर मेरे पास ये सेल के अंदर मौजूद है, लाइक
अगर ये हमारे पास जो है वो ग्लूकोज की फॉर्म में है तो ये हमारे पास सेल को क्या देंगे, एनर्जी देंगे, जिसकी वजह से हमारे पास सेल्स के मुख्तलिफ फंक्शन हो रहे होंगे। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल प्ले करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो हमारे पास आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको ये दिखेगा कि हमारे पास मोनोसेक्राइड्स थे, ओलिगोसेक्राइड्स थे और पॉलीसेक्राइड्स थे, जो कि 3 क्लासिफिकेशन थी। सबसे पहले मोनोसेक्राइड है, जो कि मोनोसेक्राइड क्या होते हैं, ठीक है। हमारे पास ना मोनोसेक्राइड के बारे में अगर मैं आपको एक बात बताऊं, देखो जब भी हमारे पास कोई चीज़ होती है हम उसे उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास एक मिक्सचर है, उस मिक्सचर में 3 चीज़ें, शुगर भी है और उसमें आयरन है, ठीक है, और इसमें सॉइल है। आपने इन तीनों को अलग करना है। ये प्रैक्टिकल भी होता था लास्ट पिछले 1-2 साल पहले हमारे टाइम में मैट्रिक में, तो हमें उन्हें अलग करना होता था। तो हम क्या करते थे, सबसे पहले उस पूरे मिक्सचर को पानी में सॉल्व करते थे। डिज़ोल्व करने के बाद हम क्या करते थे, फ़िल्टर पेपर से उसे फ़िल्टर करते थे, जिससे क्या होता था, सॉइल पार्टिकल्स अलग हो जाते थे। एक चीज़ अलग हुई। उसके बाद हम क्या करते थे, उस पूरे पानी को जो है वो एवापोरेट करवा देते थे। सॉरी, उसके बाद हम मैग्नेट लेते थे। आई थिंक मैंने उल्टा बोल दिया। सबसे पहले हम पाउडर लेते थे, जिस तरह अब हमें ये पाउडर दिया है, जिसमें हमारे पास 3 चीज़ें थी, आयरन होता था हमारे पास, शुगर होती थी, और हमारे पास तीसरी चीज़ क्या होती थी, हमारे पास सॉइल होती थी। तो हम क्या करते थे, सबसे पहले उसके अंदर एक जो मैग्नेट होता था वो मारते थे, तो हमारे पास जो आयरन होता था वो सेपरेट हो जाता था। फिर हम क्या करते थे, उसे पानी में डिज़ोल्व करके जो है फ़िल्टर करते थे, तो सॉइल अलग हो जाती थी। फिर उस पानी को जो है हम लोग गर्म करते थे, और इतना गर्म करते थे कि सारा पानी एवापोरेट हो जाता था। तो एवापोरेट होने के बाद नीचे क्या बच जाती थी, शुगर बच जाती थी। तो इसी तरह अब मैं अगर आपको बोलूँ कि जो शुगर मिली अब उसे मज़ीद अलग करो, तो आप बोलेंगे भाई शुगर इज़ अ वन कंपाउंड, सो वी कांट सेपरेट दैम। तो इसी तरह से मोनोसेक्राइड जो होते हैं वो एक ऐसे कंपाउंड, ऐसी शुगर होती है जो कि मज़ीद जो है वो हाइड्रोलाइज नहीं हो सकती। हाइड्रोलाइज का मतलब होता है, देखो मोनोसेक्राइड आर द, मैंने आपको बताया था ना, एक मोनोमर होता है और एक होता है पॉलीमर। और मैंने आपसे ये भी बताया था कि कैसे मोनोमर्स आपस में मिलकर पॉलीमर बनाते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि भाई इसे भी सेपरेट कर दिया, इसे भी कर दिया, इसे भी कर दिया, अब आपके पास क्या हो गया, 4 क्या बन गए, मोनोमर्स बन गए। अगर मैं आपको बोलूँ कि सेपरेटेड, तो आप बोलेंगे नो वी कांट हाइड्रोलाइज इट, वाई, बिकॉज देर इज़ नो बॉन्डिंग, इट्स अ वन एंटिटी, ये एक चीज़ है। तो इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर ये बात हो रही है कि हमारे पास जो मोनोसेक्राइड है दे कांट बी सेपरेटेड, अब ये मज़ीद सेपरेट नहीं हो सकते, सही। तो हमारे पास जो है ये किस फॉर्म में होते हैं, ये हमारे इसका फॉर्मूला है CnH2nOn। ये हमारे पास राइबोस फॉर्म में होते हैं। राइबोस शुगर कब कहते हैं, जब 5 कार्बन होती है, ठीक है। फ्रक्टोज कब कहते हैं, जब 6 कार्बन शुगर होती है, सही। उसके बाद ऑल आर फाउंड इन वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, स्वीट इन टेस्ट। ये सब जो होती हैं ये वाइट कलर की होती हैं। अब सबसे क्या मतलब, 3 कार्बन की है तो ट्रायोस, 4 कार्बन की टेट्रोस, 5 कार्बन की पेंटोस, 6 की हेक्सोस, 7 की हेप्टोस। ये सब की सब वाइट कलर की होती है, क्रिस्टलाइन होती है, स्वीट इन टेस्ट होती है, सॉल्युबल इन वाटर होती है। और हमारे पास इनकी मज़ीद क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंट ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब ये जो एक मोनोमर था ना, अब जैसे मैंने आपको कहा कि सेक्राइड का एक मोनोमर आपस में मिल रहा है, लेकिन वो 3 कार्बन वाला मोनोमर है। इट्स मीन कि इट्स अ ट्रायोस शुगर। तो ट्रायोस शुगर जब आपस में मिलेगी उसका हमारे पास पॉलीसेक्राइड बनेगा। तो मैं ये कहूँगी कि इसमें जो मिलने वाले मोनोसेक्राइड्स थे उनकी जो कार्बन नंबर के एटम्स थे वो 3 थे। इनफैक्ट इट इज़ अ मोनोसेक्राइड। इसके अलावा अगर कोई शुगर का मॉलिक्यूल है या ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है तो उसके जो कार्बन एटम की जो क्वांटिटी होगी ग्लूकोज में वो 6 होती है। तो मेरे पास, मैं बोलूँगी कि ग्लूकोज की एक लंबी चेन है, जिसे हम क्या कह रहे होते हैं, इन एनिमल हमारे पास उसे ग्लाइकोजन कहते हैं, और जो प्लांट्स होते हैं उसमें उन्हें हम स्टार्च कह रहे होते हैं। तो ये हमारे पास इन्हीं बेसिस पे इनका नाम रखे जाते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। अब वो ये कह रहे हैं कि जो ग्लिसरोज है एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन आर इम्पॉर्टेंट ट्रायोज। अब ये जो ग्लिसरोज है ना, ये हमारे पास एक एल्डिहाइड है, लेकिन डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है ये एक कीटोन है, ठीक। आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा, आप यहाँ से ये पूरे नाम याद करेंगे कि ट्रायोज शुगर में क्या है, ग्लिसरोल है और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है। टेट्रोज के अंदर मेरे पास इराइथ्रोज है जो कि एक एल्डिहाइड शुगर है, इराइथ्रोलोज है जो कि एक कीटोन शुगर है, ठीक है। पेंटोज में मेरे पास राइबोज है जो कि एक एल्डिहाइड शुगर है और 5 कार्बन की है। इसी तरह मेरे पास राइबोलोज है जो कि 5 कार्बन की है, लेकिन वो मेरे पास क्या है, कीटोन शुगर है।
हेक्सोस में हमारे पास ग्लूकोज जो है वो मेरे पास एक एल्डिहाइड शुगर है, जबकि फ्रक्टोज जो है वो हमारे पास क्या है, एक कीटोन शुगर है। हेप्टोज में हमारे पास ग्लूकोहेप्टोन होता है। ठीक, तो ये चीज़ें आपको जो मैंने बातें बताई हैं आपको याद रखनी है। ये चार्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको एग्जाम्पल्स जो है वो डायरेक्टली एमडी कैट के एमसीक्यूज में आ सकती हैं। ठीक, अच्छा, ग्लिसरोज और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जिसे हम DHA कहते हैं। ठीक है, देखो DHA हमारे पास ना ड्यूरिंग क्रेब साइकिल बनता है। अगर आपने मेरी बायोएनर्जेटिक्स की वीडियो देखी है तो उसमें आपको पता होगा कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ढप बनता था हमारे पास, जब हमारे पास क्या होता था, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट टूटता था दो कंपाउंड्स में, तो एक में ढप बनता था, एक ग्लिसरल 3 एल्डिहाइड फॉस्फेट, जो कि इंटर कन्वर्टिबल होते थे। तो ये चीज़ हमारे पास जो है ये ड्यूरिंग रिस्पायरेशन हेल्प कर रही होती है। हमारे पास रिस्पायरेशन के अंदर एरोबिक रिस्पायरेशन के एक पार्ट में ये काम आती है। टेट्रोज जो है वो रेयर इन नेचर होती है और कुछ बैक्टीरिया में पाई जाती है। उसके अलावा मेरे पास जो ग्लूकोज होती है वो हमारे पास फ्रूट्स में होती है, स्वीट कॉर्न में होती है और हनी में होती है। आपको एग्जाम्पल्स याद रखनी है, एमसीक्यूज में आती हैं ये। और उसके अलावा ये हमारे पास पॉलीसेक्राइड है, कॉमन स्टेट के अंदर भी ग्लूकोज मोस्ट कॉमन पॉलीसेक्राइड है। फ्रक्टोज जो होता है इसे हम फ्रूट शुगर भी कहते हैं। ठीक, उसके अलावा ये ग्रेप्स में ज़्यादा होता है। आगे चले अगर हम, तो ये चीज़ आपको मैं बता देती हूँ कि इनमें कुछ बातें हैं। सबसे पहले तो हमारे पास एक चीज़ होती है कायरल कार्बन, जो कि असल में केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है। कायरल कार्बन, देखो कायरल कार्बन क्या होता है कि वो कार्बन जिसके चारों तरफ, कार्बन की कितनी वैलेंसीज होती है, 4, जिसके चारों तरफ जो है वो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच हो। एक तरफ हाइड्रोजन हो जाए, एक तरफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो जाए, एक तरफ CH हो और एक तरफ हमारे पास कार्बन की लंबी चेन हो। तो इसके चारों तरफ के एटम्स चेंज है, तो ये वाला कार्बन कौन सा हुआ मेरे पास, ये कार्बन हुआ कायरल कार्बन। फिर हमारे पास होता है एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, एनोमेरिक कार्बन वो कार्बन होता है जिसपे फंक्शनल ग्रुप अटैच हुआ होता है, जिसपे फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ये कार्बन है, इसके ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, तो ये वाला कार्बन जो है ये मेरे पास क्या है, एनोमेरिक कार्बन। ठीक, इसके अलावा एक और कार्बन होता है जिसे हम कह रहे होते हैं सेकंड लास्ट कार्बन। ठीक है, तो सेकंड लास्ट कार्बन की इंपॉर्टेंस क्या है, उसके अगर राइट साइड पर OH लगा है तो हम उसे कहते हैं D शुगर, उसके अगर लेफ्ट साइड पर OH लगा है तो हम उसे कहते हैं L शुगर। ये भी हम आगे डिस्कस करते हैं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल में देखें तो हमारे पास ये है राइबोज। अब इसका ये लास्ट कार्बन है, इसका ये सेकंड लास्ट कार्बन है। सेकंड लास्ट कार्बन पे OH कहाँ लगा है, राइट साइड पे, तो ये मेरे पास क्या है, D शुगर है। ठीक है, यानी कि डेक्सो रोटेटरी है। उसके अलावा L शुगर क्या होती है, लेवो रोटेटरी। अब ये चीज़ क्या है कि जब भी हम प्लेन पोलराइज लाइट को किसी भी मिक्सचर से गुजारते हैं तो वो लाइट जिस तरफ रोटेट करेगी उसी तरफ हम कहते हैं, अगर वो राइट साइड रोटेट करेगी तो हम कहेंगे डेक्सो रोटेटरी, अगर वो लेफ्ट साइड रोटेट करवाएगी लाइट को वो सब्सटेंस, तो हम उसे क्या कहेंगे, लेवो रोटेटरी। बाकी के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं आपको केमिस्ट्री में पढ़ने हैं ये बातें। द हेक्सोज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू एल्डिहाइड आइसोमर्स। उसके अलावा हमारे पास कीटोन आइसोमर्स। वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो सिंपल मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो तो डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन नंबर एटम्स, और कार्बन एटम्स के बाद हमारे पास एक और क्लासिफिकेशन होती है कि आया उनके पास फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइडिक है या फिर उनके पास फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोन है। तो आगे अगर हम देखें अपनी एग्जाम्पल्स को, तो हमारे पास क्या होता है कि ये जो ग्लूकोज है इसमें ये देखो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या है, इसमें फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है एल्डिहाइड, और हमारे पास जो है बहुत सारे OH ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसे हम इसलिए हम इसे कह रहे थे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। तो बहुत सारे OH हाइड्रोक्सी ग्रुप्स लगे हैं, लेकिन जो सेकंड लास्ट कार्बन है उसमें ये राइट साइड है तो ये D शुगर है। समझ आई, लास्ट कार्बन उसके ऊपर वाला सेकंड लास्ट कार्बन, सेकंड लास्ट कार्बन पे OH कहाँ लगा हुआ है, राइट साइड पे, तो हमने इसे क्या कहा, D शुगर। ये भी सेम चीज़ है। ठीक है, अब ये ग्लूकोज क्या है, मैनोज क्या है और गैलेक्टोज क्या है, ये एक दूसरे के एनेंशियोमर्स हैं। ठीक है, एनेंशियोमर्स क्या होते हैं कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होता है, स्ट्रक्चर भी सेम होता है, बस किसी एक लोकेशन पे जो
जो मेरे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी डायरेक्शन, उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पे जो थर्ड कार्बन है ऊपर से अगर हम देखें तो वहाँ पे जो OH लगा हुआ है, जो हमारे पास जो हमारे पास यहाँ पे सेकंड कार्बन है उसमें OH कहाँ लगा है, राइट साइड पे, और इसमें यहाँ लेफ्ट साइड पे लगा है। तो इसलिए हमने इसको कहा ग्लूकोज, और इसमें क्या कहा हमने इसको मैनोज। सेकंड कार्बन पे जो OH है वो यहाँ कहाँ लगा है, लेफ्ट साइड पे। पर अगर मैं ग्लूकोज और इसमें जो है वो करूँ तो इनमें क्या है डिफरेंस आ रहा है, मेरे पास फोर्थ कार्बन है उसमें जो OH है उसकी पोजीशन में चेंज आ रहा है। इसका मतलब मैनोज इज C2 एनेंटियोमर्स ऑफ ग्लूकोज, जबकि गैलेक्टोज इज C4 एनेंटियोमर ऑफ ग्लूकोज। तो ये बातें भी आपके एमडीकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। इस बात को अच्छे तरीके से समझना, दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना कि हमारे पास देखो जो हमने क्लासिफिकेशन की मोनोसेक्राइड्स की, फर्स्ट की ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम्स, उसके बाद हमने कहा एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स होता है, उसके बाद मैंने कहा कि डी शुगर होती है, एल शुगर होती है, फिर मैंने आपको ये कहा कि एक होता है इनेंशियोमर्स। इनेंशियोमर्स में क्या होता है कि हमारे पास सब कुछ सही होता है, जो फंक्शनल ग्रुप है वो भी एक ही होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी एक ही होते हैं। डिफरेंस बस यहाँ पे इतना सा आ जाता है कि हमारे पास जो लोकेशन होती है किसी भी एक जगह पे मॉलिक्यूल्स की, वो स्विच हो जाती है, चेंज नहीं होती, स्विच हो जाती है, पोजीशन चेंज हो जाती है। तो इसलिए हम इसे कह देते हैं कि ये हमारे पास एक दूसरे के इनेंशियोमर्स है। उसके बाद हमारे पास है ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स जो है वो 2 से 10 तक के मोनोसेक्राइड से मिलके बने होते हैं। ये लेस स्वीट होते हैं। बस ये याद रखना कि पॉलीसेक्राइड जैसे जैसे चेन बड़ी होगी उसका टेस्ट जो है वो स्वीटनेस कम होती जाएगी और उसकी सॉलिबिलिटी भी कम होती जाएगी। जो सबसे मोनोसेक्राइड थे वो बहुत सॉल्युबल थे, ओलिगोसेक्राइड कम सॉल्युबल है। इसी तरह पॉलीसेक्राइड और कम सॉल्युबल होंगे, ठीक है, लेस सॉल्युबल होते हैं। उसके अलावा हमारे पास जब इनकी हाइड्रोलिसिस होती है तो ये 2 से लेकर 10 तक, जाहिर है 2 से 10 तक इसमें मोनोसेक्राइड हो सकते हैं। तो जब इनकी हाइड्रोलिसिस होगी, इन्हें हम तोड़ेंगे, हाइड्रोलिसिस आपको पता होना चाहिए, प्रीवियस लेक्चर में बताया था मैंने। तो जब हम इनको तोड़ेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी उतने ही निकलेंगे जितने उसमें हैं मोनोसेक्राइड्स। थर्ड चीज़ हमारे पास इसमें क्या है कि जो मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़े होते हैं ओलिगोसेक्राइड में, उनके अंदर आपस में कौन सी लिंकेज पाई जाती है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। सेम चीज़ है जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाई थी कि हमारे पास जो एक मोनोसेक्राइड होता है वो दूसरे मोनोसेक्राइड से जिस लिंकेज से जुड़ा होगा उसे हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहेंगे। इसी चीज़ का नाम है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो हमारे पास उसके बाद आ रही है कि it is a disaccharide composed of 2 sugar units, a glucose and fructose। अच्छा, अब हमारे पास डाइसेक्राइड्स कुछ अलग से होते हैं जिनका हमने नाम जो है वो पढ़ना होता है। जैसे कि हमारे पास है ग्लूकोज और ग्लूकोज जब मिलते हैं तो क्या बनता है, माल्टोज। अच्छा, आपको इनकी लिंकेज ज़रूर याद रखनी है। जब एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज से 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़ते हैं तो मेरे पास माल्टोज बनता है, ठीक है। 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का मतलब एक का कार्बन नंबर 1 जुड़ता है और दूसरे का कार्बन नंबर 4 जुड़ता है, तो मेरे पास 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन जाती है, जो कि हमारे पास किस में होती है, माल्टोज में। सेकंड चीज़ है डाइसेक्राइड में भी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। अच्छा, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग कैसे होते हैं, देखिए हमारे पास जो ग्लूकोज होता है ना वो चेन फॉर्म में पाया जाता है। जब कभी ऐसा हो कि हमारे पास जो चेन स्ट्रक्चर में जो एल्डिहाइड ग्रुप है और जो मेरे पास कीटोन ग्रुप है, अगर ये फ्री है, मतलब ये चेन से बाहर है, तो इजीली ऐसा होगा कि हमारे पास ये शुगर होगी रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर क्या होगी, जो कभी तो ऑक्सीडाइज हो जाए, कभी अपना हाइड्रोजन जो है वो लॉस कर दे, कभी हाइड्रोजन गेन कर ले, तो वो खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाए और दूसरे को जो है वो रिड्यूस कर दे। जैसे कि हमारे पास अगर एल्डिहाइड की कोई शुगर है, बहुत लंबा चेन मॉलिक्यूल है, टेट्रोज की शुगर है, ठीक है, OH लगा हुआ है एक तरफ H लगा हुआ है, अब बाकी मतलब आपको जस्ट ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अगर ये मेरे पास कोई शुगर है और इसका ये एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है ये फ्री है, तो मैं इसे कहूँगी रिड्यूसिंग शुगर। क्यों रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि ये जो CHO है ये कुछ इस तरीके से अटैच है, डबल बॉन्ड O और एक तरफ H अटैच है, नीचे से कार्बन चेन अटैच है। तो ये जो H है ना, ये इसे कभी कभी लॉस भी कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या होती है, रिडक्शन। जब इसका हाइड्रोजन लॉस होगा इसकी क्या हो जाएगी, रिडक्शन। जैसे ही उसके अलावा जिसको ये अपना हाइड्रोजन देगा उसकी क्या सॉरी इसका हाइड्रोजन लॉस होगा तो इसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। क्योंकि ऑक्सीडेशन क्या होती है, ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ
हाइड्रोजन, तो मेरे पास इसकी हो जाएगी ऑक्सीडेशन। लेकिन किसी दूसरे को जिसको ये अपना हाइड्रोजन देगा, जिसमें ऐड हो रहा है, तो उसकी क्या हो जाएगी, रिडक्शन, बिकॉज रिडक्शन इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये चीज़ें हमारे पास आप क्लियर रखिएगा। रियली सॉरी फॉर द प्रीवियस, अजीब सा कुछ बता दिया था मैंने, ठीक है। तो अभी के लिए ये सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास है कि अगर मेरे पास कोई शुगर नॉन रिड्यूसिंग है, तो इसका मतलब उसका जो कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल मीन CO ग्रुप, अगर एल्डिहाइड है तो उसमें CO हाइड्रोजन लगा होगा, अगर कीटोन है तो CO ही होगा। तो अगर उसमें हमारे पास वो ग्रुप फ्री नहीं है, तो क्या होगा हमारे पास कि सब्सटेंस जो है वो रिड्यूस या ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएंगे, इसीलिए उस शुगर को हम कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो होती है वो मेनली हमारे पास जो है चलें हम आगे एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे अभी के लिए, ठीक है। यहाँ देख लें, आपको देखिए दी भी हुई है, सक्रोज जो है ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। उसके अलावा आपको मैं एक निमोनिक सिंपल सा बता देती हूँ कि हमारे पास जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं और जितने भी डाइसेक्राइड हैं बगैर हमारे पास सक्रोज के, वो सब क्या हैं, वो सब के सब जो है रिड्यूसिंग शुगर है। सिर्फ और सिर्फ सक्रोज और रूफिनोज ऐसे शुगर है डाइसेक्राइड में जो कि क्या है, जो कि हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग है, बिकॉज इनका जो कार्बोनाइल एंड है वो हमारे पास क्या है, वो कमिटेड है इन दी चेन फॉर्मेशन, ठीक। शुगर विच इज़ नॉन रिड्यूसिंग इट कंटेन मोर एनर्जी। सक्रोज जो है वो एक शुगर है जो कि नॉन रिड्यूसिंग है, इसमें ज़्यादा एनर्जी होती है, और एनर्जी जो है ये ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होती है। ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट ये ना तो ऑक्सीडाइज होता है, ना ही हमारे पास किसी दूसरे को रिड्यूस करता है, इसीलिए कोई इंटरमीडिएट रिएक्शन नहीं होता किसी दूसरे मॉलिक्यूल से। मतलब ये कि अगर ये जो है नॉन रिड्यूसिंग है, तो ये किसी दूसरे को जो है रिड्यूस नहीं करता, ना खुद ऑक्सीडाइज होता है, ना अपना हाइड्रोजन लॉस करता है, ना किसी को अपना हाइड्रोजन देता है। तो क्या होता है, ये सिंपली आसानी से ट्रैवल कर सकता है। लेकिन जो ग्लूकोज और दूसरे मॉलिक्यूल है, ये क्या करते हैं, गुजरते गुजरते भी दूसरे को बोलेंगे ले भाई तू मेरा हाइड्रोजन ले जा। अब क्या हुआ, वो खुद तो भाई क्या हो गए, उनको खुद को कमी पड़ गई हाइड्रोजन की, अब वो चेन के अंदर फिट नहीं हो सकते, अब दोबारा उन्हें हाइड्रोजन चाहिए होगा, फिर एक लंबा प्रोसेस होगा, बीच में मजीद प्रोसेसेस आ जाएंगे। तो यही बता रहे हैं कि सक्रोज में ऐसा कुछ नहीं होता, तो वो इजीली ट्रैवल कर जाता है, बिकॉज वो इधर उधर मुंह नहीं मार रहा होता, ठीक है। आगे हम चलते हैं, तो हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक पॉलीसेक्राइड्स का। पॉलीसेक्राइड्स हमारे पास क्या होते हैं, आपको पहले ही पता है, जब हमारे पास मोनोसेक्राइड्स की चेन जो है वो 10 से ज़्यादा हो जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, पॉलीसेक्राइड कह रहे होते हैं। उसके अलावा हमारे पास इसकी एग्जांपल्स में जो है वो क्या होती है, हमारे पास स्टार्च होती है और ग्लाइकोजन होते हैं। फिर वही बात कि ये यूनिट्स कैसे मिली होंगी भाई, ये हमारे पास कंडेंसेशन से मिली होंगी, इन विच वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड, ठीक है। स्टार्च हमारे पास क्या होती है, स्टार्च जो है ये मोस्ट अबंडेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजर्वायर है फूड का इन प्लांट्स, जबकि ग्लाइकोजन क्या है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजर्वायर ऑफ फूड है, लेकिन कहाँ, इन एनिमल्स, ठीक है। उसके अलावा ये हमारे पास लेगम्स में पाया जाता है, ट्यूबर्स में पाया जाता है, कुछ वेजिटेबल्स में पाया जाता है। ये मेरे पास ग्लूकोज की एक पॉलीसेक्राइड चेन है, लेकिन इसमें दो तरह के लिंकेज है, एक है, एक को कहते हैं अमाइलोज, एक को कहते हैं अमाइलोपेक्टिन। जो अमाइलोज होता है ना, ये स्ट्रेट चेन होती है, लेकिन जो अमाइलोपेक्टिन होता है ना, इसमें ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, ठीक है। जब अमाइलोज का सिर्फ एक चीज़ आपने याद रखनी है, अमाइलोज इज अ स्ट्रेट चेन कंपाउंड, फर्स्ट थिंग। सेकेंड चीज़ क्या है कि ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है, बस ये दो बातें आपको इसमें याद रखनी है। और ये सॉल्युबल होती है इन हॉट वाटर, ठीक है। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन होने की वजह से ये बहुत स्टेबल होती है, स्टेबल होने की वजह से ये पानी इसको जल्दी डिजोल्व नहीं कर सकता, तो इसलिए हमें गर्म पानी में से डिजोल्व करवाना पड़ता है, ठीक। स्टार्च की एक एग्जाम्पल आई थिंक नशाश्ता है, हाँ, नशाश्ता एक एग्जाम्पल होती है। तो अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन्स, ठीक, विच इज़ इनसॉल्युबल इन हॉट एंड कोल्ड वाटर, सॉरी ये वाटर में अच्छा, अमाइलोज जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ हॉट वाटर में जो है सॉल्युबल होता है, जबकि ब्रांच जो होता है वो क्या होता है, अमाइलोपेक्टिन, जो कि इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर, जो कि हॉट या कोल्ड वाटर हो उसमें सॉल्व नहीं होता, इट गिव ब्लू कलर टू आयोडीन। अच्छा, जब भी हमें ना पॉलीसेक्राइड को पहचानना हो कि आइदर ये स्टार्च है या ये ग्लूकोज है, तो हम क्या करते हैं, उसमें आयोडीन डाल देते हैं। अगर उसका कलर ब्लू हो गया, इसका मतलब वो स्टार्च है, और अगर वो हमारे पास रेड हो गया, तो इसका मतलब वो आयोडीन वो ग्लाइकोजन है, अगर आयोडीन डालने पे रेड हो गया। ये बातें आपके एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें हाईलाइट रखें, ठीक है। अमाइलोज में लिंकेज क्या होती है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अमाइलोपेक्टिन में लिंकेज क्या होती है, मेरे पास अमाइलोपेक्टिन में लिंकेज होती है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। पर एक बात याद रखिएगा कि अगर मैं बोलूँ कि एक स्ट्रक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट है, ठीक है, तो वो इसका मतलब वो मेरे पास क्या, मैं बात कर रही हूँ अमाइलोज का इन पॉलीसेक्राइड, मेरे पास जो अमाइलोज है उसका स्ट्रक्चर क्या है, मेरे पास अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, जो कि मुझे ये बताता है
ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो कि मुझे ये बताता है कि ये स्ट्रेट चेन है। लेकिन जो मेरे पास अमाइलोपेक्टिन है ना, तो अमाइलोपेक्टिन में दोनों पाए जाते हैं, अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी पाई जाती है और अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी पाई जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेट चेन के ऊपर ही तो ब्रांच लगती है ना, तो वो जो स्ट्रेट चेन है वो अल्फ़ा 1,4 की है और जो ब्रांच लगी होंगी वो अल्फ़ा 1,6 की लगी होंगी। होप सो कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया हो। तो उसके बाद हमारे पास है कि ये कहाँ पाया जाता है, ये फंजाई, बैक्टीरिया, एनिमल्स अबंडेंटली उनमें होता है। उन एनिमल्स में कहाँ बनता है, ये लीवर में बनता है और टिश्यूज़ में स्टोर होता है, लीवर और टिश्यूज़ में। और ये हमारे पास जो है रेड कलर देता है विद द आयोडीन। इसका स्ट्रक्चर भी सिमिलर है स्टार्च के साथ, लेकिन एनिमल्स के अंदर क्या होता है कि एनिमल में थोड़ा ब्रांच्ड स्ट्रक्चर बनता है, तो इसलिए हमारे पास में थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती है, बाकी कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, होप सो के अब तक के लिए सब क्लियर होगा। आपको ये सारी बातें जो मैंने हाईलाइट की हैं ये आपके फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, जो कि एमडी कैट के एमसीक्यूज में आ रहा होता है। ठीक है, अगेन हमारे पास थर्ड जो है वो पॉलीसेक्राइड है सेलुलोज, जो कि हमारे पास पॉलीमर है ग्लूकोज का ही। ठीक, पहले दो भी पॉलीमर थे ग्लूकोज के, ये मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है, जो कि कहाँ होता है, नेचर में। मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर इज सेलुलोज। अगेन एमसीक्यूज पॉइंट, इट इज़ हाईली इनसॉल्युबल इन वाटर। मैंने जैसे ही कहा कि जैसे जैसे चेन बहुत ज़्यादा इनलार्ज होती जाएगी, लॉन्ग होती जाएगी, वैसे वैसे सॉलिबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, इट इज़ नॉट डाइजेस्टेड इन ह्यूमंस। क्यों ह्यूमंस में डाइजेस्ट नहीं होता? बिकॉज सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम की नीड होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेलुलेज। हमारे पास एक एंजाइम होता है जो कि होता है सेलुलेज, जो कि हमारे पास हमारी बॉडी में नहीं होता, एब्सेंट होता है इन ह्यूमंस में। तो ह्यूमंस के अंदर एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से हम लोग सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन इसी तरह हमारे पास जो हर्बीवोर होते हैं उनके अंदर हमारे पास इंटेस्टाइन में एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं सेलुलेज। यही वजह है कि वो सेलुलोज को क्या कर सकते हैं, हमारे पास यूज़ कर सकते हैं। बाकी हम लोग अगर यूज़ नहीं कर सकते तो वाई वी टेक प्लांट डाइट, तो उसका रीज़न ये है कि हमारे पास जो इन्फेक्ट है हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन जब हम किसी चीज़ को डाइजेस्ट नहीं करें, इसका मतलब वो हमारे स्टूल या हमारे फीसिस में बाहर आ जाएगी, तो ये हमें कब्ज़ वगैरह से बचा रही होती है। बिकॉज़ ये हमारे पास स्टूल का जो अबंडेंट मतलब स्टूल का जो मास है वो बढ़ा रही होती है, ताकि हमारे पास जो फेसिस क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो जाए और कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट हो। ठीक, उसके बाद हमारे पास सेलुलोज जो होता है वो मेरे पास चीज़ें जो है बिल्कुल स्ट्रेट होती है। स्ट्रेट मीन अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है, नो अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इन दिस सेलुलोज। चेन बिल्कुल स्ट्रेट पैटर्न में अरेंज होती है और स्पायरली क्वाइल्ड होती है और कंडेंस होकर ट्यूब्स की फॉर्म में बना रही होती है। मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेट चेन होती है जो कि बाद में क्वाइल हो गई होती है। सेलुलोज गिव इन नो कलर टू आयोडीन। ठीक है, अब देखो आपको एक सॉल्यूशन दे दिया जाए, आपको बोला जाए कि ये पॉलीसेक्राइड है, तीन हो सकते हैं, स्टार्च हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है और स्टार्च हो सकता है, ग्लाइकोजन हो सकता है और सेलुलोज हो सकता है। आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? बाय यूजिंग आयोडीन टेस्ट। इफ इट गिव ब्लू कलर सो इट्स स्टार्च, इफ इट गिव्स रेड कलर सो इट इज़ ग्लाइकोजन, अगर कोई कलर नहीं आया तो इट्स सेलुलोज। ठीक है, इसी तरह हमारे पास काइटिन क्या है, काइटिन हमने पढ़ा था कि ये हमारे पास फंगस सेल वॉल में होती है। उसके अलावा हमारे पास ये लॉन्ग चेन होती है पॉलीमर, लेकिन इसमें मोनोमर क्या होते हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। इसमें हरगिज मोनोमर ग्लूकोज नहीं है, इसमें एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन है। आपको ये बात एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। ठीक है, ये एक अमाइड डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज है, मतलब कि ग्लूकोज के अंदर अमोनिया अटैच हुआ हुआ है, ये उसका एक डेरिवेटिव है। सिमिलर टू सेलुलोज, बिल्कुल सेलुलोज जैसा ही है, फॉर्म कर रहा है क्लिस्टराइन स्ट्रक्चर्स। फंक्शन जो है वो मेरे पास इसके फंक्शन जो होते हैं वो ये नहीं है कि ये एनर्जी दे रहा है, बल्कि इसके फंक्शन कैरेटिन प्रोटीन जैसे हैं, जो कि क्या देती है, सपोर्ट देती है और हमारे पास प्रोटेक्शन दे रही होती है। ये मेरे पास मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड है, जो कि मेरे पास जिसमें क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। ये प्योर होता है। अनमोडिफाइड फॉर्म जो होती है काइटिन की वो ट्रांसल्यूसेंट होती है। ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है, दो चीज़ें होती है, एक होती है ट्रांसपेरेंट, एक होती है ट्रांसलूसेंट। अगर आप दो चीज़ों के आर पार देख पा रहे हो, इट्स अ ट्रांसपेरेंट थिंग। अगर आप दो चीज़ों के बाहर आर पार नहीं देख पा रहे, सो इट इज़ ट्रांसलूसेंट थिंग। सेकेंड नाम इसका होता है ओपैक, OPAQUE। ठीक है, प्लाएबल होती है, रेजिलियंट होती है। उसके अलावा हमारे पास क्वाइट टफ होती है इन मोस्ट आर्थ्रोपोड्स, ये बहुत ज़्यादा टफ है। उसके अलावा ये मॉडिफाइड फॉर्म में पाई जाती है, प्रोटीनेशियस होती है, प्रोटीन से बनी होती है। जाहिर है हमारे पास प्रोटीनेशियस मैट्रिक्स होता है, जो कि कहाँ से रिलीज होता है, एक्सो स्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स बना रहा होता है। अच्छा, हमारे पास ये लेयर जो है ये एक्सक्रीट होती है कुछ मॉडिफाइड फॉर्म में, जो कि हमारे पास प्रोटीनेशियस मैट्रिक्स के साथ रिलीज होती है। एक्सोस्केलेटन में हमारे पास कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं, किंगडम एनिमेलिया के अंदर आप लोग पढ़ेंगे ये बातें, कि हमारे पास कुछ सेल्स होते हैं जो कि अपर लेयर में होते हैं, तो वो सीक्रेट कर रहे होते हैं कुछ ऐसे मटेरियल जो प्रोटीनेशियस होते हैं और जो हमारे पास काइटिन वगैरह और कैल्शियम कार्बोनेट की डिपोजिशन करवा के हार्ड एक्सोस्केलेटन्स बना रहे होते हैं इन द मॉलस्क एंड क्रस्टेशियंस और इन
आर्थ्रोपोड्स, ठीक है। मटेरियल इज़ मच हार्डर एंड स्टिफ देन प्योर काइटिन, और जो प्योर काइटिन होता है वो इतना हार्ड नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे उसके अंदर डिफरेंट सिक्रीशंस आ जाती है, प्रोटीनेशियस मैट्रिक्स आ जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट आ जाता है, तो अब वो क्या होने लग जाती है, वो ग्रेजुअली हार्ड हो जाती है, ठीक है। अच्छा, तो आगे हम चलते हैं। तो आगे आप लोग के पास यही फिनोमिना है जो कि हमने पहले पढ़ा था कि स्टीरियो आइसोमर्स। मैंने जैसे आपको बताया था कि सेकंड लास्ट कार्बन में अगर OH ग्रुप जो होता है वो अगर मेरे पास अटैच हुआ है टू द राइट साइड तो हम उसे कहते हैं डेक्सोरोटेटरी, और अगर लेफ्ट साइड है तो लेवोरोटेटरी। डेक्सोरोटेटरी मीन्स के राइट हैंडेड शुगर, लेवोरोटेटरी मीन्स के लेफ्ट हैंडेड शुगर। इट्स मीन के जब हम लोग कोई भी शुगर मॉलिक्यूल का एक मिक्सचर बनाएंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर एक मिक्सचर लिया और इस मिक्सचर को जैसे मैंने शुगर मॉलिक्यूल का, मुझे कोई भी चीनी दी आप लोगों ने, ठीक है, मैंने उसका मिक्सचर लिया 2 बोल में, ठीक है, 2 शुगर्स दी थी आपने, पानी डाला और उसके बाद मैंने उसके अंदर वो डिज़ोल्व करवा दी, ठीक है, स्टीयर करके। अब क्या हुआ, मैंने इनमें से प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, बाकी ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है कि ये लाइट क्या होती है। ये लाइट जो है जैसे ही हमने इस मिक्सचर से गुजारी, अगर वो लाइट ने रोटेट किया लेफ्ट साइड पे, ठीक है, लेफ्ट साइड यूं 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 रोटेट करने लग गई, यूं रोटेट करने लग गई, तो इसे हम कहेंगे कि ये L शुगर है, लेवो रोटेटरी, लेफ्ट हैंड शुगर है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि इस लाइट ने राइट हैंड पे घूमना शुरू कर दिया यूं करके, तो इसका मतलब ये R शुगर है, ये राइट हैंडेड शुगर है, इसका जो सेकंड लास्ट कार्बन जो है उस पर जो OH ग्रुप अटैच है वो राइट साइड पर है, ठीक है। डेक्स्ट्रो D शुगर है, सॉरी D शुगर है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर है, सही। तो यही बातें यहाँ पे सारी डिस्कस हुई हैं, आप ये सारी बातें पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ना ये बात डिस्कस हुई है कि हमारी बॉडी में जितने भी एंजाइम्स हैं, हमारी बॉडी में जो शुगर होती है ना मोस्टली, उसके जो एंजाइम होते हैं, हर चीज़ को तोड़ने के लिए एंजाइम चाहिए ना। तो अगर मैं बोलूँ कि ये मेरे पास एक पॉलीसेक्राइड है, तो इस पॉलीसेक्राइड को तोड़ने के लिए यहाँ पे एंजाइम चाहिए और ATP चाहिए। मैंने आपको बताया था कि शुरू में जो चीज़ें तोड़ने के लिए चाहिए होती है, एंजाइम चाहिए, फिर हमारे पास बहुत सी एनर्जी रिलीज हो रही होती है। तो ये जो तोड़ने के लिए एंजाइम चाहिए, अगर ये D शुगर है तो इसे तोड़ने के लिए भी जो एंजाइम होगा वो D एंजाइम होगा, ठीक है। लेकिन कोई L एंजाइम D एंजाइम को हरगिज़ नहीं तोड़ सकता, हरगिज़ नहीं तोड़ सकता। इसी तरह हमारे पास L शुगर को कोई D शुगर का एंजाइम नहीं तोड़ सकता। हमारी बॉडी में जितने भी एंजाइम होते हैं शुगर के, वो क्या होते हैं, डेक्स्ट्रो एंजाइम्स होते हैं, लेवो नहीं होते। तो क्या होता है कि कुछ लोग जो डायबिटिक होते हैं ना, अब जाहिर है वो तो चाहते हैं कि वो कुछ मीठा खाएं, तो क्या होता है, उन्हें ऐसी शुगर दी जाती है जो सिंथेटिक हो, जो कि क्या हो, L शुगर हो। नेचुरली L शुगर्स कम पाई जाती हैं। L शुगर्स मीन L ग्लूकोज, L फ्रक्टोज, L गैलेक्टोज, मतलब शुगर्स मीन अब सैकराइड्स अपने माइंड में आपको आना चाहिए। तो हमारे पास क्या होता है कि उन लोगों को हम L शुगर्स देते हैं क्योंकि उसके एंजाइम ही नहीं है। अब वो जैसे खाएंगे बॉडी में हजम ही नहीं होगी, वैसे ही वो फीसिस के थ्रू बाहर आ जाएगी और बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल भी हाई नहीं होगा। तो इतनी अच्छी ट्रिक खेली है ना हमने, और कोई कैलोरी भी नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी चीज़ आपको पता है, जब लोग डाइट करते हैं तो वो ये पत्ते वगैरह जैसी सब्जियां क्यों खाते हैं, क्यों वो हमारे पास जो है कैबेज वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, क्यों वो हमारे पास ब्रोकली खा रहे होते हैं, बिकॉज वो जो है उनमें सेलुलोज कंटेंट, उनमें फाइबर ज़्यादा होते हैं जिसके एंजाइम हमारी बॉडी में नहीं है। अब जब एंजाइम नहीं है तो वो चीज़ हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होगी। जैसे हम खाएंगे सिर्फ वो हमारी भूख मिटाएगी, लेकिन वो हमें एनर्जी नहीं देगी, कैलोरी नहीं देगी। कैलोरीज का तो पता होगा ना कि कैलोरी, जो लोग डाइट करते हैं तो वो अपनी कैलोरी का ख्याल रखते हैं, मुझे ज़्यादा कैलोरी वाली डाइट नहीं खानी, मुझे चॉकलेट्स नहीं खानी, मुझे कॉफ़ी नहीं पीनी, या मुझे बर्गर नहीं खाने, मैं डाइट पे हूँ। तो उसका रीज़न यही होता है कि हमारे पास जो कैलोरीज होती है ना, वो उन चीज़ों में होती है ज़्यादातर जो कि हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होके हमें एनर्जी दे रही होती है। लेकिन जो ऐसी डाइट जो कि हमारी बॉडी में डाइजेस्ट ही नहीं होती, वो हमारी कैलोरीज राइज कर ही नहीं सकती। तो इसीलिए जब L शुगर हम ऐसे पेशेंट्स को देते हैं तो क्या होता है कि उनके पास वो एंजाइम ही नहीं होते पेशेंट के अंदर कि वो उस शुगर को क्या करें, डाइजेस्ट करें। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि हमारे पास जो पेशेंट है वो ही सारा जो उसने खाया वो स्टूल में निकल जाता है, और उसकी बॉडी कैलोरीज में भी चेंज नहीं आता, और प्लस उसकी लाइफ भी इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टेड नहीं होती, ठीक है। होप सो कि अभी तक के लिए ये सारी बातें क्लियर होगी। एज़ पर डिस्कशन मैंने प्रोटीन भी पढ़ाना था, पर लेक्चर बहुत ज़्यादा इलार्ज हो रहा है। अगर आपको अभी तक के लेक्चर में कोई सी भी प्रॉब्लम या कोई भी क्वेश्चन माइंड में आ रहा है तो आप मुझसे पूछ लें। बाकी जैसे ये चैप्टर एंड होगा तो उसके एग्जैक्टली द नेक्स्ट डे आपका पेपर होगा, टेस्ट होगा, और टेस्ट की लिंक जो है वो मैं यहीं पे शेयर कर दूँगी, या फिर आप ईमेल एड्रेस मैंने दिया हुआ है, मैंने अनाउंसमेंट्स में अनाउंस भी किया हुआ है, तो आप वहाँ पे मुझे सेंड कर दें तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दूँगी। बाकी अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इट विल बी अ ग्रेट हेल्प फ्रॉम यू फॉर मी। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।